तो पहले के कुछ राजा महाराजा जो थे ना, वो बड़ी दान दिया करते थे ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को। बहुत सब नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत घटिया काम किए हैं। तो उन्हीं में से अगर हम एक की बात करें तो ये हैं देवपाल। देवपाल क्या काम किए थे? बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गो गाँवें दान में दे दिए थे। अपने यहाँ कोई एक बीता नहीं देगा रोड निकालने के लिए, ये 5 गो गाँवें दान में कर दिए थे कि ले जाइए यहाँ बौद्ध विहार बनवा दीजिए। इस एक वीडियो से 3 टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएंगे। कौन कौन? एक तो पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका परिचय बताएं। दूसरा, धर्मपाल कौन थे, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी, उनका लड़ाई किससे हुआ, किनसे विजय हुआ, किनसे पराजय हुआ। तीसरा टॉपिक है देवपाल। देवपाल कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या है, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, उनके शासनकाल कब से कब तक चले थे। तो आपका इस एक वीडियो में 3 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। जो नहीं करते थे इज्जत उनके सलाम आने लगे, जो नहीं करते थे इज्जत उनके सलाम आने लगे, वक्त बदला तो नीम पर भी आम आने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाल राजवंश के राजनीतिक स्थिति, पाल राजवंश का उदय, धर्मपाल और देवपाल की उपलब्धियां। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से आपके दिलों और दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो जिन भाई बंधुओं के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का कोर्स कोड AAC 202 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, पाल राजवंश का शासनकाल कब तक चला, पाल राजवंश के प्रथम राजा कौन थे, धर्मपाल कौन है, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, देवपाल कौन है, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रथम राजा कौन थे, उनकी शासनकाल कब से कब तक चली थी, इसका वर्णन किसमें किया गया है। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से एक एक करके आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे? पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्मपाल कौन थे, देवपाल कौन थे। मतलब कि आपका इस एक वीडियो से 3 टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएंगे। कौन कौन? एक तो पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका परिचय बताएं। दूसरा, धर्मपाल कौन थे, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी, उनका लड़ाई किससे हुआ, किनसे विजय हुआ, किनसे पराजय हुआ। तीसरा टॉपिक है देवपाल। देवपाल कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या है, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, उनके शासनकाल कब से कब तक चले थे। तो आपका इस एक वीडियो में 3 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाल राजवंश का परिचय, एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, परिचय। परिचय है ये। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाल राजवंश की स्थापना कब हुई थी। मतलब कि पाल राजवंश के जितने भी राजा आए हैं तो आखिर कभी न कभी उनकी शुरुआत हुई होगी। तो स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। यहाँ हम क्या लिखे? पाल राजवंश की स्थापना, और दूसरे साइड 750 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे गोपाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? आंसर क्या देंगे? गोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। तो चार्ट से समझने का फ़ायदा यही होता है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है और सब्जेक्टिव तो होता ही है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ आपका तैयार होते चलेगा।
क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी तो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं आपका सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर होता जाए, काहे कि दोनों जरूरी है। तो पाल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इसका उदय कब हुआ? तो मौखरी वंश के साथ ही गौड़ शक्ति का उदय हुआ। कहाँ पे? बंगाल में। जब मौखरी वंश का उदय हो रहा था, जब मौखरी वंश की स्थापना हुई थी, उसी दौरान गौड़ शक्ति का मतलब अभी आपको बताएंगे। तो गौड़ शक्ति का उदय कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। तो गौड़ क्या है? एक नगर का नाम है जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में स्थित है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में स्थित गौड़ एक नगर का नाम है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा। कितने ईस्वी में की गई थी? 750 ईस्वी में। गौड़ प्रदेश का वर्णन आपको किस में मिलता है? तो हरहा अभिलेख में मिलता है। आपको इसके पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हरहा अभिलेख क्या होता है। तो हरहा अभिलेख जो है उसमें किसका वर्णन मिलता है? गौड़ प्रदेश का वर्णन मिलता है। हरहा अभिलेख है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जो जिला है वहाँ पे हरहा अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस अभिलेख में किसका वर्णन है? गौड़ प्रदेश का। गौड़ प्रदेश का वर्णन है। अब समझेंगे हम लोग कि पाल वंश के निवासी। तो पाल वंश के निवासी जो है उनमें अभी तक कोई प्रमाण स्पष्ट ऐसा नहीं हुआ है कि वे कहाँ के निवासी थे। इसका मतलब कि अभी तक विद्वान लोग, इतिहासकार लोग ये पता नहीं कर पाए हैं, कन्फर्म रूप से यह साबित नहीं हो पाया है कि पाल राजवंश के जो भी राजा थे वे कहाँ के निवासी थे। कुछ विद्वान लोग क्या मानते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मगध के थे, तो कुछ का मानना है कि वे बंगाल के थे। मतलब कि इसमें भी अभी असमंजस है, अभी कन्फ्यूजन है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वे कहाँ के रहने वाले थे। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मगध के रहने वाले थे, तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि वे बंगाल के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? कोई प्रमाण नहीं। मतलब कि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ के अस्थायी रूप से रहने वाले थे। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? धर्मपाल। तो ये आपका हो गया बेसिक परिचय, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पाल राजवंश की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें या पाल राजवंश के परिचय का वर्णन करें, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? अब हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे पाल राजवंश की उत्पत्ति एवं विकास। ऊपर क्या हेडिंग बनाएंगे? पाल राजवंश की उत्पत्ति एवं विकास। और उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी। कैसे लिखेंगे? पाल राजवंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। पाल राजवंश का उदय मौखरी वंश के साथ ही गौड़ शक्ति का उदय बंगाल में हुआ। इसका प्रमुख स्थल गौड़ को माना जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कि गौड़ के बारे में कुछ बताएंगे। गौड़ पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में स्थित एक नगर का नाम है। निचले लाइन से शुरू करेंगे। गौड़ प्रदेश का वर्णन हरहा अभिलेख से प्राप्त होता है। वहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हरहा अभिलेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में स्थित है। हरहा अभिलेख कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में। उसके बाद अगले लाइन में लिखेंगे पाल राजवंश के निवासियों के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है ताकि यह साबित हो सके कि वे अस्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे। और उसमें लिखेंगे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मगध के निवासी थे, तो वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि वे बंगाल के निवासी थे। यहाँ पे थोड़ा सा अपने से बना के लिखेंगे, काहे कि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं। तो ग्रेजुएशन में जब आ गए हैं तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए और वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बना के सूटेबल तरीका से लिखेंगे तो नंबर आपको ज़रूर बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ कैसे सजाएंगे? कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वे मगध के निवासी थे, तो वहीं कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि वे बंगाल के निवासी थे। लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि वे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, काहे कि ग्रेजुएशन में आ गया है। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? तो आंसर क्या देंगे? धर्मपाल।
गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? धर्मपाल। अब यहाँ तक गोपाल का जो भी कारोबार है ये समाप्त होता है। यहाँ तक जो भी गोपाल का शासनकाल है, उनका जीवन परिचय है, वो समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका अगला टॉपिक शुरू होता है धर्मपाल। तो धर्मपाल से रिलेटेड आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि धर्मपाल कौन है, उनकी उपलब्धियां क्या है, उनकी शासनकाल कब से कब तक चली थी, उनके पिता कौन थे, उनकी किन से विजय हुई थी, किन से पराजय हुई थी। तो अब हम लोग एक एक करके धर्मपाल से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि धर्मपाल का जीवन परिचय क्या है। अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि पाल राजवंश का परिचय क्या है, उसके प्रथम राजा कौन थे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका शासनकाल कब से कब तक चला था, उसके संस्थापक कौन थे। लेकिन अब हम लोग क्या जानेंगे? धर्मपाल का जीवन परिचय। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एक अलग दे सकता है, धर्मपाल के जीवन परिचय का वर्णन करें या पाल राजवंश के एक महानतम राजा, एक प्रसिद्ध राजा, एक प्रतापी राजा धर्मपाल के जीवनी का वर्णन करें या उनके उपलब्धियों का वर्णन करें। तो अलग अलग तरीका से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन टॉपिक आपका सब यही रहेगा। जीवन परिचय में जो जो आपको लिखना होगा वो सब हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धर्मपाल के पिता का क्या नाम था। तो पिता का क्या नाम था? गोपाल। धर्मपाल के पिता का क्या नाम था? गोपाल। और गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? तो आंसर क्या देंगे? धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल कब तक था, मतलब कि उनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो आंसर क्या हो जाएगा? 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। 770 से लेके 810 ईस्वी तक धर्मपाल का शासनकाल चला था। धर्मपाल का विशेषता क्या था? तो वे बहुत ही महान राजा थे, प्रतापी थे और शक्तिशाली थे। महान थे, प्रतापी थे और शक्तिशाली राजा थे। कौन? धर्मपाल। युद्ध में विजय किससे हुई थी? तो वत्सराज से विजय हुई थी। जब युद्ध हुआ था तो उस परिस्थिति में किससे वह जीते थे? वत्सराज थे। वत्सराज कौन थे? तो प्रतिहार वंश के एक राजा थे वत्सराज, जिनसे जब युद्ध हुआ धर्मपाल का तो उस युद्ध में धर्मपाल जीत गए। युद्ध में पराजय किससे हुई थी? तो युद्ध में पराजय हुई थी ध्रुव से। ध्रुव कौन है? तो राष्ट्रकूट शासक हैं। राष्ट्रकूट के एक राजा हैं ध्रुव, जिनसे धर्मपाल युद्ध में हार गए थे। पराजय माने हार, तो ये हार गए थे, और विजय माने जीत। तो विजय किससे हुई? विजय किन से हुए थे? तो वत्सराज से, जो प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार वंश के राजा थे। और पराजय किन से हुए थे? ध्रुव से, जो राष्ट्रकूट शासक थे, मतलब कि राष्ट्रकूट के राजा थे। धर्मपाल के राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो आंसर होगा बंगाल तथा मगध तक फैली है। बंगाल तथा मगध तक किसका शासन है? तो आंसर क्या देंगे? धर्मपाल का शासन है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक परिचय। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि धर्मपाल के जीवन परिचय का वर्णन करें या धर्मपाल के जीवन परिचय के बारे में बताएं या संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो आप आंसर कैसे देंगे? तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग देंगे धर्मपाल का जीवन परिचय, और उसमें ऊपर से शुरू करेंगे आंसर लिखना। धर्मपाल के पिता का नाम गोपाल था, जिनका शासनकाल 707 ईस्वी से 810 ईस्वी तक चला। वे बहुत ही महान, प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा थे। अगले लाइन से लिखेंगे, युद्ध के दौरान वत्सराज को हराकर अपना विजय पताका लहराए थे। वत्सराज प्रतिहार वंश के एक शासक थे, राजा थे, लेकिन वे राष्ट्रकूट के एक राजा ध्रुव से युद्ध में पराजय भी हुए थे। इसको भी आप दर्शाएंगे, खाली विजय नहीं दर्शाएंगे, पराजय को भी आपको दर्शाना पड़ेगा। तो विजय की बात आएगी तो वत्स राज्य लिखेंगे, लेकिन पराजय की जब बात आएगी तो ध्रुव को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? युद्ध के दौरान उन्होंने वत्स राज्य को हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिए, उनके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिए, जो प्रतिहार वंश के एक शासक थे, एक राजा थे। लेकिन राष्ट्रकूट के एक राजा ध्रुव से पराजय भी हुए थे। उनके राज्य की सीमा बंगाल तथा मगध तक फैली हुई है। किनकी? धर्मपाल की। तो इस तरह से आप आंसर को एक एक करके सूटेबल तरीका से सजा कर एग्जाम में लिखेंगे, एकदम बढ़िया नंबर मिलेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि धर्मपाल के उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि धर्मपाल के उपलब्धियों के बारे में बताएं या धर्मपाल के उपलब्धियां कौन कौन सी थी, टिप्पणी लिखें। तो
एक क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि उसका जीवन परिचय क्या था। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है, धर्मपाल की उपलब्धियाँ। तो अब हम लोग समझेंगे कि धर्मपाल की उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब कि धर्मपाल अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में कौन कौन से काम ऐसे किए हैं जिनसे लोगों को फायदा हुआ, जिनसे उनकी प्रजा को काफ़ी लाभ पहुँचा। तो अब हम लोग एक एक करके उनके उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। धर्मपाल की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं, और 1 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे साम्राज्य को समृद्ध बनाना। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सिर्फ युद्ध में ही अपना पूरा समय नहीं गंवा दिए, वे अपने राज्य को समृद्ध बनाने का भी बहुत प्रयास किए। समृद्ध बनाने का मतलब होता है कि उनका जो भी राज्य में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह सड़क की समस्या हो, पानी की उपलब्धता हो, न्याय और अन्याय का बात हो, इस तरह से जो भी कमी थे उनके राज्य में, उन सबको दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वे अपने राज्य को समृद्ध बनाने का बहुत प्रयास किए। ये हो गया पहला उपलब्धि। दूसरा नंबर क्या किए थे, मगध में गंगा नदी के तट पर विक्रमाशिला नामक बिहार बनवाया, जो आगे चलकर बौद्ध बिहार विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वे अगला एगो अच्छा काम क्या किए थे कि मगध में गंगा नदी के तट पर, मगध में गंगा नदी के तट पर विक्रमाशिला नाम का एक बिहार बनवाया था। जैसे आप कभी कुशीनगर गए होंगे तो वहाँ पे एक नौका बिहार बना हुआ है, बड़ा ही अच्छा दृश्य देखने में लगता है, पार्क वगैरह अच्छा से बनाया गया है। आप गए होंगे तो आपको पता होगा, कुशीनगर में नौका बिहार, एगो पुरानका बिहार, एगो नौका बिहार, तो आप देखे होंगे। ठीक वैसे ही ये क्या किए थे, विक्रमाशिला नामक बिहार बनवाए थे, जो आगे चलकर बौद्ध बिहार विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गया। वो बनवाए क्या थे, विक्रमाशिला नामक बिहार बनवाए थे, लेकिन आगे चल के उसमें क्या स्थापित हो गया, वह महाविद्यालय बन गया। कैसा महाविद्यालय, बौद्ध बिहार नाम का। बौद्ध बिहार विश्वविद्यालय में वो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट देंगे और उसमें लिखेंगे उदतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया। उदतपुरी एक जगह का नाम है, वहाँ पे वे क्या बनवाए थे, बौद्ध मठ का निर्माण कराए थे। बौद्ध मठ मतलब कि बौद्ध लोगों के मठिया का निर्माण कराए थे। मठ का मतलब एक तरह से पूजा स्थल समझ लीजिए, धार्मिक पूजा स्थल, धार्मिक कार्य से रिलेटेड जो भी बात होते हैं वे क्या हो जाएगा, मठ हो जाएगा। तो उदतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कौन कराए थे, धर्मपाल कराए थे। अगला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे 50 से अधिक धार्मिक पाठशालाओं की स्थापना। धर्मपाल जो थे वे अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में 50 से अधिक धार्मिक पाठशालाओं का स्थापना कराए थे और निर्माण करवाए थे। तो जितना भी काम अगर देखा जाए तो सब लोगों के भलाई के लिए ही किए थे, अपने प्रजा के भलाई के लिए ही किए थे, मतलब कि अच्छा ही काम किए थे। अगला नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे धर्म ग्रंथों के अनुसार शासन चलाना। धर्मपाल जो थे वे धर्म ग्रंथ में जो भी लिखे गए हैं बात उसी के अनुसार चलते थे, मतलब कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका उल्लंघन न करते हुए, उसका पालन करते हुए शासन चलाते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रजा इनसे काफ़ी संतुष्ट रहती थी, काफ़ी इनसे खुश रहती थी। क्यों? क्योंकि वे कोई भी गलत काम नहीं करते थे। धर्म ग्रंथ में जो भी लिखा है, धर्म ग्रंथ का जो भी पालन है उसको करते हुए अपने शासन को आगे बढ़ा रहे थे। कौन? धर्मपाल। अगला पॉइंट देंगे और लिखेंगे उनके राज्यसभा के प्रसिद्ध विद्वान हरिबौद्ध थे। तो उनके राज्यसभा के एक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? हरिबौद्ध थे, जिनके निर्देश के अनुसार, जिनके निर्णय के अनुसार वे अपना जो भी कार्य करना था उसको करते थे। तो एक तरह से समझिए तो ये एक महामंत्री थे, मंत्रियों में सबसे एक श्रेष्ठ थे, इसलिए एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ये महामंत्री थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनका नाम क्या था? हरिबौद्ध था। तो इस तरह से आप पॉइंट बनाकर एक एक करके लिखेंगे, आपको जरूर अच्छा नंबर मिलेगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि देवपाल का जीवन परिचय तथा उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो देवपाल का जीवन परिचय और उनके उपलब्धियां, उन सबको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देवपाल के पिता कौन थे। तो देवपाल के पिता का क्या नाम था? धर्मपाल। उनके माता का क्या नाम था? चन्ना देवी। चंदा देवी न समझ लीजिएगा, ये क्या है? चन्ना देवी है। तो माता का नाम क्या हो जाएगा? चन्ना देवी। शासनकाल इनका कब से चला था? तो 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। कहे कि 810 तक किनका शासन चला था? धर्मपाल का। तो 810 के बाद जैसे उनका मृत्यु हुआ तो उनके जो पुत्र थे जिनका नाम देवपाल है उनको राजपाट सौंप दिया गया। तो इसीलिए इनका शासनकाल 810 से लेके 850 तक चला। इनके सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति का नाम था जयपाल, जो उन्हीं के चचेरे भाई थे।
चचेरे भाई का मतलब समझ रहे हैं? चचेरे भाई का मतलब होता है उनके चाचा के लड़के थे, तो चचेरे भाई हुए। तो उनका नाम क्या था? जयपाल। क्या थे ये? सेनापति थे। यही संभालते थे अपनी उनकी जो भी सेना है, उस सेना प्रमुख थे, सेनापति थे। इनकी राज्य सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली है? हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैली हुई है। किसके अनुसार? तो बादल अभिलेख के अनुसार। बादल अभिलेख से ऐसा जानकारी मिलता है कि देवपाल की राज्य सीमा हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैली हुई है। युद्ध में विजय किससे हुई थी? तो ये युद्ध में हुड़ों को हरा दिए थे, द्रविड़ों को भी हरा दिए थे और गुर्जरों को भी हरा दिए थे। मतलब कि हुड़, द्रविड़ और गुर्जर, इन वंशों के कुछ ऐसे राजा थे जिनसे देवपाल का युद्ध हुआ और वे इन सभी राजाओं से जीत गए। मतलब कि युद्ध में विजय हासिल हुए, युद्ध में विजय हासिल किए। युद्ध में पराजय किनसे हुए? तो मिहिर भोज से पराजय हुए। मिहिर भोज के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो मिहिर भोज से ये क्या हुए? पराजय हुए। काहे कि मिहिर भोज बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली राजा था। किसके अनुसार पता चलता है? कहला और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार पता चलता है। कहला और ग्वालियर अभिलेख में ऐसा लिखा गया है कि मिहिर भोज से कौन पराजित हो गए? देवपाल। उपलब्धियों का उल्लेख किस में है? देवपाल के उपलब्धियों का उल्लेख किस में है? तो मुंगेर के ताम्रपत्र में है। मुंगेर की ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब होता है तांबा के बर्तन, तांबा के चादर जैसा होता है, उस पर लिखा होता है। तो ये ताम्रपत्र। अभिलेख कौन कौन से मिले हैं? देवपाल के कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा, मुंगेर, घोसावन और हिल्सा। इन जगहों पर देवपाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देवपाल के अभिलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ? नालंदा में, मुंगेर में, घोसावन में और हिल्सा में। अगर इनके सैन्य शक्ति की बात करें तो इनके सैन्य शक्ति में 50,000 हाथी थी। लगभग 50,000 केवल हाथी थी। किनके अनुसार? अरब के एक यात्री हैं सुलेमान के अनुसार। सुलेमान एक अरब यात्री है जिनके अनुसार यह पता चलता है देवपाल के सैनिकों में लगभग 50,000 खाली हाथी थे। 50,000 की संख्या समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा होता है। 50,000 की संख्या में वे हाथी रखे हुए थे अपनी सेना में लड़ाई के लिए। ये उपाधि कौन सा धारण किए हुए थे? तो इनको उपाधि क्या मिला था? परम सौगत का। लेखों में इनको परम सौगत के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये डिग्री कौन सा हासिल किए थे? परम सौगत। किसके अनुसार? लेखों के अनुसार, अभिलेखों के अनुसार। किनको कहा गया है परम सौगत? तो आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल को। आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवपाल को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो आप आंसर क्या देंगे? परम सौगत की उपाधि प्राप्त थी। धर्म संबंध की अगर हम बात करें तो देवपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के उपासक थे। मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना, उसको सहयोग करना, उसको अधिक विस्तार करना। तो सीधा सीधा यहाँ ये समझ लीजिए कि वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे, बौद्ध धर्म के उपासक थे, प्रचारक थे। कौन? देवपाल। अगर हम इनके दान की बात करें तो ये 5 गांव दान में दे दिए थे। 5 गो गाँवें दान कर दिए थे कि ले जाइए और वहाँ क्या बना दीजिए? बौद्ध विहार बना दीजिए। अपने यहाँ तो कोई एक बीता नहीं देता है रोड निकालने के लिए, ये 5 गो गाँव दान में दे दिए थे। कौन? देवपाल। तो पहले के कुछ राजा महाराजा जो थे ना, वे लोग बड़ी दान दिया करते थे ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को। बहुत सब नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत घटिया काम किए हैं। तो उन्हीं में से अगर हम एक की बात करें तो ये हैं देवपाल। देवपाल क्या काम किए थे? बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गो गाँवें दान में दे दिए थे। अपने यहाँ कोई एक बीता नहीं देगा रोड निकालने के लिए, ये 5 गो गाँवें दान में कर दिए थे कि ले जाइए यहाँ बौद्ध विहार बनवा दीजिए। तो इस टाइप से ये दान के रूप में 5 गो गाँव दान दिए थे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक परिचय। अब हम लोग समझेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देवपाल के जीवन परिचय पर टिप्पणी लिखें या देवपाल के जीवन परिचय लिखें, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसके अनुसार अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? देवपाल का जीवन परिचय तथा उनकी उपलब्धियाँ। अगर उपलब्धि पूछा होगा तो लिखना है, नहीं पूछा होगा तो नहीं लिखना है। तो ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे? देवपाल का जीवन परिचय, और हेडिंग बना के लिखना शुरू करेंगे। देवपाल के पिता का नाम धर्मपाल तथा माता का नाम चन्ना देवी था। उनका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक चला। उनके सेनापति जयपाल थे जो उन्हीं के चचेरे भाई थे। किनके? देवपाल के। अगले लाइन से लिखेंगे, बादल अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है कि देवपाल की राज्य सीमा हिमालय से विंध्याचल तक
फैली हुई थी। किसके अनुसार? बादल अभिलेख के अनुसार। देवपाल युद्ध में हुडो, द्रविड़ों और गुर्जरों को पराजित किए थे। युद्ध जब हुआ था तो हुडो, द्रविड़ों और गुर्जरों को पराजित किए थे, लेकिन कहला और ग्वालियर अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है कि वे मिहिरभोज नामक शासक से पराजित हुए थे। जीते किन से थे? हुडो से, द्रविड़ों से और गुर्जरों से, लेकिन हारे किन से थे? मिहिरभोज से। तो ऐसा आप दर्शाएंगे कि कहला और ग्वालियर अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है, ऐसा जानकारी मिलता है कि वे मिहिरभोज नामक एक शासक से पराजित हुए थे। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके उनके उपलब्धि के बारे में कुछ बताएंगे, काहे कि एक ही में हम दोनों आपको बता दिए, उपलब्धि और जीवन परिचय। तो पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से कुछ दूसरा मैटर लिखा जा रहा है। वहाँ से लिखेंगे देवपाल के उपलब्धियों का उल्लेख मुंगेर के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। मुंगेर के ताम्रपत्र से देवपाल के उपलब्धियों का उल्लेख की जानकारी मिलती है, देवपाल के उपलब्धियों की वर्णन मिलते हैं। कहाँ से? मुंगेर के ताम्रपत्र से। देवपाल के अभिलेख नालंदा, मुंगेर, घोसावन और हिल्सा से प्राप्त हुए हैं। क्या लिखेंगे? देवपाल के अभिलेख नालंदा, मुंगेर, घोसावन तथा हिल्सा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगर हम उनके सैन्य शक्ति की बात करें, सुलेमान नामक एक अरब यात्री के अनुसार देवपाल के सैन्य शक्ति में लगभग 50,000 हाथी शामिल थे। कितना? 50,000 हाथी शामिल थे। किसमें? सेना में। फिर वहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? देवपाल को लेखों में परम सौगत भी कहा गया है, चाहे परम सौगत की उपाधि भी प्राप्त है। अगले लाइन से लिखेंगे वे बौद्ध धर्म के एक उपासक माने जाते हैं। वे बौद्ध विहार बनवाने के लिए दान के रूप में 5 गांव दिए हुए थे। क्या लिखेंगे? बौद्ध विहार के निर्माण कराने के लिए या बौद्ध विहार की स्थापना कराने के लिए वे 5 गांव दान के रूप में दान कर दिए थे। कौन? देवपाल। तो इस तरह से आप एक एक करके सूटेबल तरीका से सजा कर अपने भाषा में लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे, सुंदर लिखावट में लिखेंगे तो जरूर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। हमने इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपके 4-5 टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया, जैसे पाल राजवंश की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, धर्मपाल कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या है, धर्मपाल की उपलब्धियां कौन कौन से हैं, देवपाल कौन है, उनकी उपलब्धियां कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हमने इस एक ही वीडियो में 4-5 क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।